पहलगाम अटैक के बाद इंडिया और पाकिस्तान के बीच टेंशंस बहुत ज्यादा इंटेंस हो गए हैं और ऐसे में सोशल मीडिया पर बहुत सारे लोग ये हैशटैग ट्रेंड करवा रहे हैं कि दिस इज द राइट टाइम टू टेक पीओके बैक, इंडिया को पीओके वापस ले लेना चाहिए। इवन हमारे मेन स्ट्रीम मीडिया ने तो ये हेडलाइंस तक चला दी कि भारत ने पीओके पर हमला कर दिया है और ये वॉर अब जब ही रुकेगी जब भारत पीओके वापस ले लेगा। लेकिन हमारे मेन स्ट्रीम मीडिया को टीआरपी एजेंडा चलाने से ज्यादा शायद इस बात पर बात करनी चाहिए कि क्या पीओके वापस लेना भारत के लिए प्रॉफिट की डील है या फिर लॉस मेकिंग डील। इमोशनल लेवल पर पूरा भारत चाहता है कि पीओके हमारे पास वापस आ जाए, लेकिन ग्राउंड रियलिटी के बारे में कोई बात नहीं कर रहा, पर हम करेंगे। तो आज के एपिसोड में एकदम आसान भाषा में पीओके के मिलिट्री, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल एंगल को समझते हैं और खास तौर पर पीओके वापस लेते वक्त चाइना किस तरीके से इन्वॉल्व होने वाला है इस बारे में भी बात करेंगे, क्योंकि पीओके से ऑलरेडी चाइना का सीपीईसी कॉरिडोर होकर गुजरता है जिस पर चाइना ऑलरेडी $65 बिलियन इन्वेस्ट कर चुका है। अब पीओके क्या है और कैसे बना इसके बारे में किसी और वीडियो में बात करेंगे, पर फिलहाल के लिए बस इतना समझ लेते हैं कि पीओके वो डिस्प्यूटेड एरिया है जो 1947 से ऑन पेपर तो भारत का हिस्सा है लेकिन पाकिस्तान के कब्जे में है। ये एरिया लगभग 13,000 स्क्वायर किलोमीटर का है और यहाँ 35 से 40 लाख लोग रहते हैं। अगर गिलगिट बाल्टिस्तान को मिला लिया जाए तो ये एरिया लगभग 80,000 स्क्वायर किलोमीटर का बन जाता है। पीओके वापस लेना भारत के लिए फायदा है फिर नुकसान, ये जानने से पहले इस बात पर गौर करते हैं कि आखिर इस कश्मीर रीजन में ऐसा है क्या जो पाकिस्तान और इंडिया दोनों ही कंट्रीज इस रीजन को लेकर हमेशा एग्रेशन में रहते हैं। अब बात पहले पाकिस्तान की करें तो पीओके में पाकिस्तान का मंगला डैम है जो वहां का सेकंड लार्जेस्ट डैम है जिससे पूरे पंजाब और सिंध रीजन तक पानी पहुंचाया जाता है, जहां पर पाकिस्तान की मेनली 70% आबादी रहती है। यानी पीओके अगर पाकिस्तान के हाथ से निकल गया तो पाकिस्तान पूरी तरह से अपनी वाटर सप्लाईज के लिए इंडिया के ऊपर डिपेंडेंट हो जाएगा, जो कि वो बिल्कुल नहीं होना चाहता। पीओके के साथ साथ गिलगिट बाल्टिस्तान में कॉपर और गोल्ड जैसे काफी सारे मिनरल्स हैं जिन्हें पहले से ही कर्ज में डूबा पाकिस्तान अपने एसेट के रूप में यूज करता है। इसके अलावा चाइना पीओके में अपने सबसे बड़े प्रोजेक्ट्स में से एक सीपीईसी को बना रहा है। अब ये सीपीईसी क्या है हम वीडियो में थोड़ा और आगे चल के समझेंगे, पर फिलहाल के लिए इतना समझ लेते हैं कि इस प्रोजेक्ट से चाइना और पाकिस्तान दोनों को $1 मिलियन का ट्रेड मिलने वाला है। पाकिस्तान पीओके को अपनी आर्मी के बफर जोन की तरह इस्तेमाल करता आया है और वो यहीं से भारत में घुसपैठ करवाता आया है। अगर पीओके उनके हाथ से चला गया तो पाकिस्तान के बड़े शहर जैसे लाहौर, सियालकोट इंडियन आर्मी के डायरेक्ट कांटेक्ट में आ जाएंगे और उनका पहले से ही कमजोर पड़ा डिफेंस और भी ज्यादा कमजोर पड़ जाएगा। पिछले 70 सालों में पाकिस्तान ने अपनी जनता को यही बताया है कि पीओके उनका है और वो इसको आजाद कश्मीर के नाम से जानते हैं। अगर पीओके उनके हाथ से चला गया तो वहां के लोगों के सेंटीमेंट्स हर्ट हो जाएंगे, जिस वजह से वहां की मौजूदा गवर्नमेंट को काफी ज्यादा बैकलैश फेस करना पड़ेगा। अगर हम यहाँ पे इंडिया का पॉइंट समझने की कोशिश करें तो पीओके के अलावा कश्मीर के इस रीजन पर चाइना ने कब्जा किया हुआ है जिसको हम अक्साई चीन के नाम से जानते हैं, लेकिन इंडिया यूजुअली अक्साई चीन के बारे में कम ही बात करता है। पर जब बात पीओके की आती है तो इंडिया नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर बार बार यह मुद्दा उठाता आया है कि पीओके भारत का हिस्सा है और पाकिस्तान को एकदम शांतिपूर्ण तरीके से हमें वापस कर देना चाहिए। दरअसल पीओके वापस लेना सिर्फ एक जमीन के टुकड़े की लड़ाई नहीं है, ये एक ट्रेड वॉर है, क्योंकि पीओके इंडिया के लिए डायरेक्ट गेटवे है टुवर्ड्स सेंट्रल एशिया और मिडिल ईस्ट कंट्रीज के लिए। अगर आप मैप में देखें तो पीओके में जो ये गिलगिट बाल्टिस्तान वाला रीजन है वहां पर अफगानिस्तान का वखान कॉरिडोर है और उस जगह के ठीक ऊपर सेंट्रल एशिया की बहुत सारी कंट्रीज आ जाती हैं जैसे उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान, जहां से भारत ऑयल, गैस और एनर्जी इंपोर्ट कर सकता है। आज की तारीख में इंडिया के पास कोई डायरेक्ट लैंड रूट नहीं है अफगानिस्तान या फिर सेंट्रल एशिया तक पहुंचने के लिए। इवन भारत ने काफी बार पाकिस्तान को कन्विंस करने की कोशिश भी की है कि हमें डायरेक्ट एक लैंड रूट बनाना चाहिए सेंट्रल एशिया और मिडिल ईस्ट कंट्रीज तक पहुंचने के लिए, ताकि दोनों देशों का ट्रेड आपस में बढ़ सके। लेकिन पाकिस्तान ने हर बार आलतू फालतू रीजन देकर मना कर दिया है। अब अगर पीओके भारत के पास आ जाता है तो हम सेंट्रल एशिया में मौजूद कंट्रीज के साथ सिर्फ समुद्र के रास्ते नहीं बल्कि जमीन के रास्ते भी ट्रेड कर पाएंगे और यही रास्ता हमें आगे मिडिल ईस्ट, गल्फ कंट्रीज तक भी लेके जाएगा, जैसे दुबई, ईरान, इराक और जितनी भी कंट्रीज वहां पर मौजूद हैं। और ये वो कंट्रीज है जहां पर इंडियन लेबर क्लास काफी ज्यादा मात्रा में मौजूद है। तो आई होप अब तक आपको क्लियर हो गया होगा कि पीओके और कश्मीर का मुद्दा सिर्फ एक जमीन के टुकड़े की लड़ाई नहीं है, बल्कि ये पूरी ट्रेड वॉर है दो कंट्रीज के बीच में। पीओके इंडिया के लिए एक जियोपॉलिटिकल गेट है जो अगर हमारे पास आ जाता है तो हमारे नए ट्रेड रूट खुलेंगे और स्ट्रेटेजिक पावर भी बढ़ेगी। बाकी 1947 में महाराजा हरि सिंह जी द्वारा जम्मू कश्मीर को ऑफिशियली भारत में मिलाया गया था, जिससे हम वर्ल्ड के सामने बहुत क्लियरली प्रूव कर सकते हैं कि जम्मू कश्मीर ऑफिशियली भारत का हिस्सा है और पाकिस्तान ने जबरदस्ती उसके ऊपर कब्जा किया हुआ है। पीओके अगर भारत के पास आ जाता है तो वहां मौजूद मिनरल्स और वाटर सप्लाईज तो हमें मिलेंगी ही मिलेंगी, साथ ही साथ भारत में हो रही अवैध घुसपैठ और आतंकवाद लगभग ना के बराबर हो जाएगा। इसके अलावा पीओके आने से हमारी इकोनॉमी और टूरिज्म को फायदा मिलना तो लाजमी है। आई होप अब तक आपको समझ में आ गया होगा कि क्यों इंडिया और पाकिस्तान दोनों पीओके को अपने पास रखना चाहते हैं। अब यहाँ से हम हमारे मेन टॉपिक पर वापस आते हैं कि पीओके वापस लेना इंडिया के लिए प्रॉफिट की डील है फिर लॉस मेकिंग डील है। अब जब भी इंडिया पीओके को वापस लेने की बात करता है
है तो पाकिस्तान के साथ साथ चाइना को भी मिर्ची लग जाती है, क्योंकि पीओके में चाइना के सबसे बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में से एक सीपीईसी बन रहा है। सीपीईसी यानी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। एक बार ये प्रोजेक्ट पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा तो चाइना को सीधा सीधा एक्सेस मिल जाएगा अरेबियन सी तक पहुंचने का। एक बार फटाफट से ये बात भी समझ लेते हैं कि सीपीईसी कॉरिडोर क्या है और चाइना इसे क्यों बना रहा है, ताकि आप ये अच्छे से समझ पाओ कि पीओके वापस लेने में चाइना किस तरीके से इन्वॉल्व होगा। चाइना का लगभग 80% ऑयल वेस्ट एशिया से आता है। ये ऑयल के शिप पहले इंडियन ओशन के थ्रू स्टेट ऑफ मलाका पहुंचते हैं और स्टेट ऑफ मलाका के बाद साउथ चाइना सी पहुंचते हैं। अब यहाँ पर जो स्टेट ऑफ मलाका है, बस यहीं पर सारा का सारा खेल फंसा हुआ है। दरअसल स्टेट ऑफ मलाका एक नैरो बॉटल नेक की तरह है, लेकिन चाइनीज ट्रेड में लाइफ लाइन का काम करता है। यानी अगर किसी दिन कोई कंट्री स्टेट ऑफ मलाका के रास्ते को ब्लॉक कर दे तो चाइना का 80% ऑयल ट्रेड और बाकी चीजों का ट्रेड पूरी तरह वहीं ठप पड़ जाएगा, जिस वजह से चाइना को बहुत भारी नुकसान हो सकता है। अब इस पूरे सिनेरियो में सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो स्टेट ऑफ मलाका है, इसके जस्ट ईस्ट साइड पे इंडिया का अंडमान एंड निकोबार आइलैंड मौजूद है, जहां पे इंडियन नेवी की ट्राई सर्विस कमांडेंट है और इंडिया के पास जियोपॉलिटिकली सबसे बड़ा एडवांटेज है ये। अगर इन फ्यूचर इंडिया और चाइना के बीच कभी कोई वॉर या फिर कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है तो अंडमान एंड निकोबार के पास मौजूद इंडियन नेवी स्टेट ऑफ मलाका के रास्ते गुजर रही चाइनीज शिप्स को देख सकती है, उन्हें डिले कर सकती है, इवन डिस्ट्रॉय तक कर सकती है, जिससे चाइना पहुंचने वाले ऑयल और बाकी सामान की सप्लाई चेन पूरी तरह से टूट जाएगी और चाइना को बहुत भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। मलाका स्टेट को बाईपास करने का चाइना के पास ऑप्शन नहीं है और बस अपने इसी ड्रॉबैक को कवर करने के लिए चाइना ने सीपीईसी बनाने का फैसला लिया, ताकि चाइना बिना इंडियन ओशन में एंटर किए अरेबियन सी में मौजूद ग्वादर पोर्ट तक अपने ऑयल शिप्स और बाकी के सामान को पहुंचाए और वहां पे सीपीईसी कॉरिडोर के थ्रू सारा सामान वेस्ट चाइना तक ले जाए। ये प्रोजेक्ट बनाने के पीछे सिर्फ ट्रेड ही रीजन नहीं है, बल्कि चाइना किसी ना किसी बहाने से अरेबियन सी में अपनी नेवल डोमिनेंस बढ़ाना चाहता है और ये भारत के लिए बहुत खतरे की बात है, क्योंकि अगर एक बार ऐसा हो गया तो अरेबियन सी में ऑलरेडी डोमिनेटेड इंडियन नेवी को डायरेक्ट थ्रेट है। पाकिस्तान ने चाइना के साथ इस प्रोजेक्ट में कोलैब करके अपने कंट्री में थोड़ा बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर तो डेवलप करवा लिया, लेकिन जाने अनजाने में पाकिस्तान चाइना की डेट ट्रैप डिप्लोमेसी में फंस गया है, क्योंकि पाकिस्तान को चाइना से ये प्रोजेक्ट बनाने के लिए जो लोन मिला है उसे उतारने में पाकिस्तान की शायद पुश्ते बीत जाएंगी। अब इन सब सिचुएशंस के बावजूद भारत पीओके वापस लेने की कोशिश करता भी है तो ये किसी छोटी मोटी एयर स्ट्राइक से काम नहीं चलने वाला। इंडिया को एक फुल स्केल वॉर करनी पड़ेगी, जिसकी हर दिन की कॉस्ट 1000 करोड़ रुपए से भी ऊपर हो सकती है। इसके अलावा वॉर के दौरान बॉर्डर एरियाज में मौजूद हर तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे स्कूल, हॉस्पिटल, रेलवेज, हाईवेज, एयरपोर्ट्स, इवन सिविलियन एरियाज भी पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। अगर एक बार वॉर का सिग्नल आ गया तो इंडिया में मौजूद फॉरेन इन्वेस्टर्स अपना सारा का सारा पैसा मार्केट से वापस खींच लेंगे, जिस वजह से स्टॉक मार्केट क्रैश हो सकती है, ऑयल के प्राइसेस बढ़ सकते हैं और डॉलर के मुकाबले रुपया काफी ज्यादा वीक पड़ सकता है। और एट द एंड इन सभी चीजों का असर उसी आम आदमी की जेब पर पड़ेगा जो शुरुआत में अपने एंटरटेनमेंट के लिए बड़े शौक से ये बोल रहा था कि वॉर तो हो ही जानी चाहिए। ऐसे टाइम में सरकारें भी अपने फाइनेंसेस को मैनेज करने के लिए टैक्सेस को बढ़ा देती हैं, सब्सिडीज को कम कर देती हैं और राशन और हेल्थ स्कीम्स पर इसका डायरेक्टली असर पड़ता है। ये सब फैसले लेकर पॉलिटिकल लीडर तो एक साइड हो जाते हैं, पर एट द एंड सभी चीजों का असर उसी आम आदमी की जेब पर पड़ता है जो शुरुआत में अपने एंटरटेनमेंट के लिए कह रहा था कि वॉर तो हो ही जानी चाहिए। और ये पीओके वापस लेने की लड़ाई सिर्फ कश्मीर तक नहीं होगी, बल्कि राजस्थान, पंजाब और गुजरात के बॉर्डर पर भी हमें एक्शन देखने को मिलेगा। इवन चाइना इसमें डायरेक्टली इन्वॉल्व होगा, क्योंकि वो अपने सीपीईसी को बचाने की पूरी कोशिश करेगा और इसलिए वो अपनी नेवी को इंडियन ओशन, बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी में भेजने की पूरी कोशिश करेगा। यानी पीओके का इशू सिर्फ एक जमीन के टुकड़े की लड़ाई नहीं है, बल्कि स्ट्रेटेजिक, इकोनॉमिक और डिप्लोमेटिक माइनफील्ड है, जिसमें अगर एक गलत कदम पड़ा तो असर सिर्फ कश्मीर में नहीं बल्कि पूरे देश के कोने कोने में सुनाई देगा। और आज का वर्ल्ड वैसे भी मिलिट्री एग्रेशन को बिल्कुल सपोर्ट नहीं करता है। अगर इंडिया अपनी साइड से वॉर की शुरुआत करता भी है तो यूएस, यूरोपियन यूनियन और यूएन जैसी ताकतें सीज फायर के लिए दबाव डालेंगी। इवन ये सब लोग मिलकर इंडिया के ऊपर इकोनॉमिक सैंक्शंस भी लगा सकते हैं, जैसे रशिया के ऊपर यूक्रेन वॉर के बाद लगा दिए गए थे। कुल मिलाकर भारत की ग्रोइंग इकोनॉमी को सिर्फ अंदर से नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड की तरफ से बहुत बड़ा झटका लगेगा। अब यहाँ ये सवाल बिल्कुल नहीं है कि हमें पीओके वापस लेना चाहिए या नहीं, क्योंकि पीओके भारत का हिस्सा था, हिस्सा है और हमेशा रहेगा, बल्कि सवाल ये है कि फिलहाल पीओके लेने का सही समय है या फिर नहीं। और एक बार के लिए मान लेते हैं कि इन सब चीजों के बावजूद इंडिया पाकिस्तान पर अटैक करता है और पीओके वापस ले लेता है, तो उसका इंडिया को फायदा तो होगा, लेकिन कम से कम 25-30 सालों बाद इनिशियल इंडिया को बहुत बड़ा लॉस देखना पड़ेगा, क्योंकि फिलहाल पीओके में इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पे ना के बराबर डेवलपमेंट है। वहां ना स्कूल्स हैं, ना हॉस्पिटल्स हैं, ना रेलवे ब्रिजेस हैं, ना हाईवेज है, ना एयरपोर्ट है। इंडिया को ये सब तो डेवलप करना ही पड़ेगा
साथ साथ इंडिया को वहां के लोगों का माइंडसेट भी चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि वहां के लोग फिलहाल खुद को एज अ पाकिस्तानी रिप्रेजेंट करते हैं और वो माइंडसेट चेंज करने में 1-2 जनरेशन भी जा सकती हैं। फिलहाल भारत अपनी इकोनॉमी जिस स्पीड से ग्रो कर रहा है उसको बचाए रखने के लिए भारत को वॉर की नहीं बल्कि स्मार्ट वॉर की जरूरत है। हमें पाकिस्तान के साथ डिप्लोमेसी, स्ट्रेटेजी और इकोनॉमिक लेवल पर वॉर लड़नी पड़ेगी। इंडिया को दुनिया के साथ अपने स्ट्रेटेजिक रिलेशन और अच्छे करने होंगे, ताकि अगर कल को कोई वॉर होती है तो ऐसी सिचुएशन में दुनिया की मैक्सिमम कंट्रीज न्यूट्रल न रहकर भारत के साथ खड़ी रहें। ये रिलेशनशिप हमने अच्छे होते हुए पिछले कुछ सालों में जरूर देखे हैं, लेकिन इंडिया को भी इस पर और काम करने की जरूरत है। जैसे अचानक बिना वार्निंग के बर्लिन की वॉल गिरा दी गई थी, यूएसएसआर टूट गया था, ठीक वैसे ही अचानक पीओके भारत के पास जरूर लौट कर आएगा। बस भारत को इंतजार करना है सही समय का, सही स्ट्रैटेजी के साथ। भारत को किसी भी तरह की जल्दबाजी ना करके एक सही स्ट्रैटेजी बनानी होगी, ताकि वॉर की कॉस्ट को कम से कम किया जा सके और दुनिया की सभी देश भारत के साथ खड़े हों और उनके सामने भारत की इमेज भी मेंटेन रहे। बाकी हम आपके लिए ऐसे ही वीडियोस लाते रहेंगे। आप भी कमेंट सेक्शन में हमें अपने आइडियाज शेयर कर सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।